तो मूवी की शुरुआत में हम न्यूयॉर्क को देखते हैं, जहां पर जंग का समय चल रहा था। इधर ईवा नाम की लेडी अपने विंडो से ये सब देखे जा रही थी। तभी कोई अनजान शख्स उसका हाथ पकड़ते हुए खींचकर उसे बेसमेंट तक ले जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी और सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ईवा का हाथ पकड़ने वाला इंसान उसे खींचकर एक बंकर में ले गया, जहां एक आदमी ने इनके आने के बाद उस बंकर को बंद कर देता है ताकि बाहर से आने वाली रेडिएशन उनको नुकसान ना पहुंचा सके। दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि माइकी ने ही उस बंकर को बनाया है, जिसे पहले ही ऐसी किसी तबाही का अंदाजा था। वो यहाँ मौजूद 6 लोगों को बताता है कि अगर किसी ने यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की तो वो जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि बाहर अब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। रेडिएशन ने अगर उनके बॉडी पर असर दिखा दिया तो ये लोग हैंडीकैप भी हो सकते हैं। और बाहर का हाल इससे भी ज्यादा बुरा था। कोई नहीं जानता था कि किसको कितने वक्त के लिए यहाँ इस बंकर में रहना पड़ेगा। ज्यादा समय रुकने को सुनकर एक वेंडी नाम की बच्ची पैनिक होकर बाहर जाने की जिद करने लगती है। तभी सब माइकी से पूछने लगते हैं कि हम यहाँ आखिर करेंगे क्या। तो माइकी कहता है कि अगर तुम सबको जिंदा रहना है तो बस तुम सबको मेरी बात माननी होगी। यहाँ सभी लोग बाहर की दुनिया में कांटेक्ट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ना तो इनके मोबाइल्स में सिग्नल्स थे और अगर गलती से सिग्नल आ भी जाते तो बाहर कोई बचा ही नहीं था जो इनके किसी भी मैसेज वगैरह का रिप्लाई कर पाए। यहीं पर एक ब्लैक अमेरिकन के पास रेडियो फोन था जो लगातार बाहर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी का कोई रिप्लाई नहीं था। इन्हें काफी दिन यहीं पर इसी बंकर में गुजर गए। सभी लोग यहाँ पर रहते रहते बोर होने लगे। यहाँ जोश और बॉबी तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। अब इन दोनों ने यह फैसला कर लिया कि वो यहाँ का दरवाजा तोड़कर बाहर चले जाएंगे, लेकिन माइकी ने इन्हें जान से मारने की धमकी देकर रोक लिया। कोई नहीं जानता था कि यहाँ इस बंकर में कितने दिन और रुकना होगा। अगर खाने की कमी हो गई तब क्या होगा। कि तभी अचानक से बंकर के दरवाजे से किसी तरह की आवाजें आने लगी, मानो जैसे कोई बंकर को तोड़ रहा हो। सभी लोग खुश हो चुके थे कि आखिरकार बाहर जाने को मिलने वाला है। तभी उस दरवाजे को तोड़कर 5 सोल्जर्स अंदर आए, जिन्होंने प्रोटेक्शन सूट्स भी पहना हुआ था, क्योंकि बाहर की दुनिया में अब ऐसे निकलना पॉसिबल नहीं है। वो सभी यहाँ पर आते हैं, जल्दी से वेंडी को पकड़कर उसकी गर्दन में कुछ इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद इन्होंने वेंडी को बैग में पैक करके यहाँ से लेकर जाने लगे। 2 सोल्जर्स तो उस बच्ची को लेकर यहाँ से निकल चुके थे और 3 सोल्जर्स यहीं पर रुके हुए हैं। उनका इन सभी लोगों को जान से मारने का इरादा लग रहा था। इससे पहले कि ये सोल्जर्स ऐसा कुछ कर पाते, उससे पहले ही इन्हीं लोगों ने मिलकर उन तीनों सोल्जर्स को मार दिया। खैर, दरवाजे को दोबारा से सील करने के बाद ये सभी अंदर आते हैं तो अंदर 3 सोल्जर्स की लाशें थी, जिन्हें देखते हुए माइकी इनसे कहता है कि मुझे लगता है कि यूएई ने यूएस के ऊपर हमला किया है और अब ये लोग सारी की सारी पॉपुलेशन को जड़ से मिटा देना चाहते हैं। इधर जो ब्लैक अमेरिकन था, उसने एक बार फिर से अपने रेडियो फोन से बाहर बचे सर्वाइवर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन माइकी उसे ऐसा करने से रोक देता है और वो कहता है कि शायद तुम्हारे इसी रेडियो से इस लोकेशन के बारे में पता चला हो, प्लीज तुम उसे बंद कर दो। इधर सभी लोग मरे हुए सोल्जर्स के ऊपर से प्रोटेक्शन सूट्स निकाल लेते हैं, जहां 2 सूट्स तो डैमेज हो चुके थे, लेकिन एक सूट पूरी तरह से ठीक था, जिन्हें पहनकर बाहर की दुनिया में जा सकते थे। ईवा सभी से कहने लगती है कि बाहर मैं जाऊंगी, लेकिन ये लोग ईवा को बाहर नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि सूट तो एक ही था। इनको लगने लगता है कि ईवा सूट लेकर भाग जाएगी, इसीलिए सभी लोग डिसाइड करते हैं कि जोश को बाहर भेजेंगे, क्योंकि उसके एक दोस्त को गोली लग चुकी थी और वो अपने उस दोस्त को बचाने के लिए वापस जरूर आएगा। वो सोल्जर्स के प्रोटेक्टिव सूट को पहनकर बाहर निकलता है और देखता है कि बंकर के बाहर हर जगह एक टनल बना दी गई थी। वो उस टनल से होता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां उसी के जैसे सूट पहने हुए काफी सारे लोग अपना काम कर रहे थे। ये किसी तरह की लैब लग रही थी, शायद ये सभी यहाँ पर किसी चीज पर रिसर्च कर रहे होंगे। जोश गौर से देखने लग गया कि आखिर ये यहाँ पर कर क्या रहे हैं। उसने देखा कि लैब में बच्चों के बाल रखे थे और बहुत सारे कैप्सूल्स के अंदर ढेर सारे बच्चों को कैद करके रखा गया था। ये सभी बच्चे बेहोशी की हालत में थे और इन्हीं बच्चों में वेंडी भी मौजूद थी। वेंडी को देखकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। उसकी इस हरकत से यहाँ पर मौजूद बाकी के लोग भी उसे पहचान लेते हैं कि जोश उनकी टीम का मेंबर नहीं है। यहाँ जोश डर कर भागता हुआ अपने बंकर की तरफ आता है। वो लोग जोश का पीछा भी करते हैं, लेकिन जोश जल्दी से बंकर के अंदर आकर दरवाजे को बंद कर देते हैं। तभी जोश सबको बताता है कि बाहर कुछ नहीं बचा। रेडिएशन से बचने के लिए लोग टनल में रह रहे हैं और बाहर बच्चों के ऊपर किसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं। वो रोता हुआ वेंडी की मॉम की तरफ देखकर उनसे सॉरी कहता है, क्योंकि वो वेंडी को वापस लाने में नाकामयाब रह गया। ये सभी इस बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी कोई बाहर से बंकर के दरवाजे की वेल्डिंग कर देता है, जो कि इनके आने जाने का रास्ता थी। खैर, इसी तरह से कुछ दिन और गुजर जाते हैं। आगे अब जिन सोल्जर्स को इन्होंने मारा था, उनकी डेड बॉडीज अभी तक उसी बंकर में पड़ी हुई थी। अब वो लाशें सड़ने लगी थी, जिस वजह से पूरे बंकर में बदबू फैल रही थी। अगर यहाँ जिंदा रहना है तो इन बॉडीज को कहीं ठिकाने लगाना जरूरी था। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने उसी बंकर में गड्ढा खोदा और सभी लाशों को दफना दिया।
लेकिन हर गुजरते दिन के साथ एक नई परेशानी सामने आ जाती है। अब उनके पास खाना भी खत्म हो चुका था और भूखे पेट कई दिन बीत चुके थे। इसी बीच ईवा ने गौर किया कि बंकर में एक ऐसा कमरा भी है जहां सिर्फ माइकी ही जाता है और उसके अलावा कोई नहीं। शक होने पर एक दिन सभी लोग चुपके से माइकी के कमरे में घुस जाते हैं। उन्हें लगता था कि शायद माइकी ने वहां खाना छुपा कर रखा होगा, लेकिन कमरे में खाने पीने का कोई सामान नहीं था। तभी वहां माइकी आ गया। यहाँ सबको देखकर वो गुस्से से भड़क उठा और सबसे पूछने लगा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सबने जवाब दिया कि वो खाने की तलाश में आए हैं। इस पर माइकी ने गुस्से में कहा कि अगर मेरे पास खाना होता तो मैं तुम सबके साथ जरूर बांटता। लेकिन अब किसी को भी माइकी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसीलिए सबने फैसला किया कि आज से वो भी उसी कमरे में माइकी के साथ रहेंगे। इसी दौरान वेंडी की मॉम को हम जोश के काफी करीब देखते हैं। दरअसल अपनी बेटी से बिछड़ने के दुख से उभरने के लिए उसे किसी सहारे की जरूरत थी। हालांकि बाकी लोगों के लिए हालात हर दिन और भी मुश्किल होते जा रहे थे। खाने की कमी ने सभी को बुरी तरह परेशान कर दिया था। तभी एक ब्लैक अमेरिकन आदमी जो पहले सिक्योरिटी ऑफिसर था, एक प्लान बनाता है। उसके पास एक गन थी। वो चुपके से माइकी के कमरे में जाता है और उस पर गन तान देता है, क्योंकि उसने वहां एक सीक्रेट दरवाजा देखा था। उसे शक था कि उसके पीछे खाना छुपा है और शायद उसका शक सही भी था। तभी माइकी चालाकी से उसके हाथ से गन छीनकर उसे ही गोली मार देता है। ईवा जो उस आदमी का पीछा कर रही थी, ये सब अपनी आंखों से देख लेती है। वो तुरंत शोर मचाकर सबको यहाँ बुला लेती है। अब सभी को यकीन हो जाता है कि उस सीक्रेट दरवाजे के पीछे जरूर खाना है। जब वो माइकी से कोड पूछते हैं तो वो बताने से इनकार कर देता है। गुस्से में आकर सभी उसे कुर्सी से बांध देते हैं और टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार दर्द से टूटकर माइकी कोड बता देता है। दरवाजा खुलते ही सब हैरान रह जाते हैं। अंदर सच में बहुत सारा खाना रखा हुआ था, जो लगभग 1 महीने के लिए काफी था। लेकिन एक प्रॉब्लम खत्म होते ही दूसरी सामने आ जाती है। रेडिएशन अब बंकर के अंदर भी फैलने लगा था और उसका असर लोगों के दिमाग पर दिखने लगा था। इस सब के बीच सिर्फ एक लड़का ही नॉर्मल था, जोश का भाई, जिसे पहले गोली लगी थी। वो ईवा की मदद कर रहा था और हालात को संभालने की कोशिश भी कर रहा था। माइकी अब तक कुर्सी से बंधा हुआ था, वही इंसान जिसने सबको शरण दी थी। वो रोते हुए ईवा से मदद की गुहार करता है, प्लीज मुझे खोल दो, मैं तुम्हें खाने के बारे में बताने ही वाला था। अगर मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम्हें एक और राज बताता हूँ। खाने वाले कमरे में मेरी एक गन रखी है। तुम चाहो तो उसे लेकर जोश और उसके दोस्तों को रोक सकती हो और इस नर्क से आजाद हो सकती हो। ईवा को माइकी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन उसे उस गन की जरूरत थी। इसीलिए वो उस लड़के को अपने साथ मिलाती है, जो उसे पहले इस बंकर में लेकर आया था। दोनों एक प्लान बनाते हैं। वो लड़का खाने वाले कमरे में जाकर गन लाएगा और ईवा बाहर से जोश और उसके दोस्तों का ध्यान भटकाएगी। अंदर का सीन बेहद खौफनाक था। जोश और उसके दोस्त पूरी तरह से पागल हो चुके थे। उन्होंने अपने बाल तक काट दिए थे और हालात इतने बिगड़ चुके थे कि वेंडी की मां की जान तक ले ली थी। जैसे ही ईवा अंदर जाती है, ये सब देखकर डर से कांप उठती है। वो कुछ कर पाती उससे पहले ही उसकी नजर पड़ती है जोश पर, जो खाने वाले कमरे की तरफ बढ़ रहा था। अब वो जोश का ध्यान भटकाने के लिए उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है, लेकिन जैसे ही जोश अपनी लिमिट पार करता है, ईवा उसे जोर से धक्का देकर दूर कर देती है। इधर ईवा का साथी गन ले चुका था और उसे लेकर बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है कि तभी जोश का दोस्त उस पर गन तान देता है। ईवा जोर से चिल्लाती है, जोश को मार दो, लेकिन घबराहट में उसके साथी का निशाना चूक जाता है और गोली जोश को लगने के बजाय उसके भाई को लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। अब जोश अपने भाई की मौत से पागल हो चुका था। गुस्से में वो ईवा के उसी साथी को मार देता है जिसने गलती से उसके भाई को गोली मार दी थी। इसके बाद वो ईवा को भी मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन ईवा वहां से भागकर माइकी को खोल देती है। जैसे ही माइकी आजाद होता है, वो जोश पर गोली चला देता है। मरने से पहले जोश बंकर में आग लगा देता है ताकि ईवा और माइकी भी उसके साथ मर जाएं। कुछ ही देर में चारों तरफ लपटें उठने लगती हैं और बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। तभी ईवा को याद आता है कि माइकी ने एक बार बताया था, इस बंकर से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो सीवरेज लाइन से होकर गुजरता है। ईवा तुरंत भागती है और रास्ते में एक प्रोटेक्टिव सूट उठाकर पहन लेती है। ईवा तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। माइकी दरवाजे के पास आकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन ईवा दरवाजा नहीं खोलती। माइकी समझ जाता है कि उसका अंत करीब है। अपने आखिरी पलों में वो अपनी पत्नी और बेटी को याद करता है। दूसरी ओर ईवा सीवरेज के रास्ते बाहर निकलने में सफल हो जाती है। बाहर आते ही वो तबाही का खौफनाक मंजर देखती है, जहां चारों तरफ धुआं ही धुआं और पूरा शहर बर्बाद हो चुका था। अब उसे समझ नहीं आता कि वो कहां जाए, क्या करे। वो बिल्कुल अकेली थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। ऐसी ही नई मूवीज के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना मत भूलना।